सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। पैसे लाओ और इस्तीफा ले जाओ। मुल्की सियासत में इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी बरकरार है। सेनेट इंतखाबात से कबल हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही अपने अपने सियासी दावपेच लड़ा रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की बात की जाए तो उन्होंने अपोजिशन को चैलेंज दिया है और कहा है कि नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान अगर लूटी हुई रकम कौमी खजाने में जमा करवा दें तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब एनआरओ से लेकर बैरून मुल्क फरार होने वालों में इस्तीफा देने की जुर्रत नहीं है, यह कहा गया वजीर आजम की जानिब से। दूसरी जानिब अपोजिशन का जो मुश्तरका इत्तेहाद है उसने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, हिकमत अमली तश्कील देने के लिए जो है इजलास बुलाया है। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा और कल ये इजलास होगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या पीडीएम रहनुमा किसी एक फैसले पर मुत्तफिक हो सकेंगे या माजी की तरह फिर से पीडीएम के फैसले अंदरूनी इख्तिलाफात जो हैं उनका शिकार हो जाएंगी। और क्या मार्च के महीने में लॉन्ग मार्च होने जा रहा है या लॉन्ग मार्च की बातें भी इस्तीफों का जो शोर था उसकी तरह बस सिर्फ शोर ही साबित होंगी। अवामी मसाइल की बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया जो इजाफा हुआ है उसने अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया है। लेवी, टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन के बाद अवाम जो है भारी बोझ तले दबे हैं। पेट्रोल पर 47 रुपए 59 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर 45 रुपए 95 पैसे फी लीटर लेवी, टैक्स, ड्यूटीज और दीगर टैक्सेस की मद में वसूल किए जाते हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि महंगाई का यह बोझ अवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे। और जो कुछ बातें वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जब अपोजिशन में थे उस वक्त उनकी जानिब भी थी पेट्रोल की मसनूआत को लेकर ख़ास तौर पर, और जो आपको याद होगा असद उमर की जानिब से जिस तरह के ट्वीट्स किए जाते थे वो भी आज हम प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। साथ साथ सेनेट इंतखाबात में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ होगा, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर डॉक्टर फैसल अजीज़ खान साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। हमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद जवाद साहब ने भी ज्वाइन किया है और शाहिद रिंद तजियाकार हैं, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। फैसल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। इस वक्त जो कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में चल रहा है क्या उसका जो उसको ख़त्म करने का तरीका ये नहीं हो सकता कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात किए जाएं? और क्या बराह रास्त मुज़ाकरात होते हुए आपको हुकूमत की जानिब से अपोजिशन से होते हुए नज़र आते हैं? देखिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक डायलॉग का प्रोसेस होना चाहिए जिस तरह से माजी में होता रहा है, लेकिन यहाँ ना हुए हैं ना अब हो सकते हैं। और जो वज़ीर आज़म ने कल कहा है उसके बाद तो अगर कोई कोशिश भी करे तो नहीं हो सकते। असल में वो जिस तरह की बात कह रहे हैं कि भाई आप पैसे वापस कर दीजिए, मतलब कौन ये बात मानता है कि मैंने पैसे लिए हैं? कौन मानता है? मियाँ साहब मानते हैं कि मैंने कौम का पैसा लूटा है? जरदारी साहब मानते हैं क्या? कौन मानेगा? ये अदालतों के जरिए आप साबित करवाएंगे ना कि इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है। तो इमरान खान साहब को 2.5 साल हो गए हैं, उनके पास हुकूमत है, वो अगर ये कह रहे हैं तो उन्हें बेसिकली हुकूमत के जरिए, अदालतों के जरिए, प्रोसिक्यूशन के जरिए साबित चाहिए था कि इन्होंने कौम का पैसा लूटा है। ये प्रोसेस है। अब सियासत पे सियासत हो रही है। मेरा ख्याल ये है कि सारी सियासत का इस वक्त महवर सेनेट के इंतखाबात हैं और उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं, किन किन को सेनेट पे लाना चाहती है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, किन किन को लाना चाहती है मुस्लिम लीग नून, ये बहुत अहम चीज है, पार्टी पोजीशन। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौलाना साहब कहीं साइड पर ही खड़े रहेंगे या हम मौलाना साहब को पीपल्स पार्टी या नून अपने वोटों से सेनेट में ले आएगी तो उसके बाद पीडीएम का क्या होगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें जिस मरहले के अंदर इस वक्त सियासत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है कि वोट देने का तरीकेकार क्या होगा। हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से जो अपोजिशन बातें करती रही है, कितना चल रहा है। जी बिल्कुल। अहमद जवाद साहब आपकी जानिब सवाल अब यही है कि वजीर आजम की जानिब से पेशकश तो की गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पैसों का तयन कौन करेगा और कितने पैसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि अगर जो अपोजिशन के कायदीन है वो जमा करवा दें तो वजीर आजम इस्तीफा दे देंगे।
जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है वो तो एक उनकी आप कह लें कि एक इंटेंशन या एक ख्वाहिश है और उसके मुताबिक है जो कि कौम से उन्होंने वादा किया था। ठीक, जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाइएगा। एक साथ सवाल में एक और भी ऐड कर देता हूं, हुकूमत क्या सोच रही है ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के हवाले से, या फिर ऑपोजिशन जो कुछ कर रही है उनको करने देना चाहिए, हुकूमत अपने काम में मसरूफ है? देखें हुकूमत से जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं और आज भी आपको पता है कि असम्बली में सेशन हुआ, वहाँ पे कायनी तरमीम पेश की गई, लेकिन अपोजिशन ने उस बिल की कापियाँ फाड़ दी। तो ये देखें मुज़ाकरात कोई वन साइडेड तो चीज़ नहीं होती। जब तक कि दोनों पार्टीज दोनों साइडें उसके लिए तैयार ना हो तो मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, कोई भी हुकूमत हमेशा इस ऑप्शन को खुला रखना चाहती है, इस ऑप्शन को अवेल करना चाहती है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का सबसे ज्यादा फायदा हुकूमत को ही होता है। गैर मशरूत मुज़ाकरात के हवाले से आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मशरूत मुज़ाकरात की बात तो पहले भी की गई थी। वज़ीर आज़म ने कहा था कि एनआरओ के अलावा से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, जो कि वो कहते हैं कि हम एनआरओ आपसे कब मांग रहे हैं। तो इस बार भी जो मुज़ाकरात की बात आप कर रहे हैं तो गैर मशरूत होंगे या फिर वही शर्त होगी? देखें जो एनआरओ वाली बात है वो तो वैसे ही मुज़ाकरात का हिस्सा इसलिए नहीं बन सकती कि एनआरओ का ताल्लुक उस लूटी हुई दौलत से है या करप्शन से है जिसके बारे में केसेस नैब में भी चल रहे हैं, हाई कोर्ट्स में भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। तो उनके ऊपर तो हम मुज़ाकरात हम नहीं कर सकते ना। हम तो ना ही हम ऐसी कोई फॉल्स प्रॉमिस दे सकते हैं जी कि हम आपके करप्शन या आपकी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो केसेस हैं उनमें आपको फैसिलिटेट करेंगे या हमारे इदारे जो हैं वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। इसलिए ये तो मुज़ाकरात में कंडीशन नहीं इसको कह सकते, ये मुज़ाकरात का हिस्सा बन नहीं सकता ये सब्जेक्ट। ठीक, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए हुकूमत तैयार है? जी देखें, मुज़ाकरात जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने चाहिए वो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें मैं समझता हूं कि जिसमें अपोजिशन का भी इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट का भी है, अवाम का भी है, मुल्क का भी है। वो है सबसे बड़ा इशू इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से। इलेक्शंस के हवाले से चाहे वो 2013 के इलेक्शन हो या 2018 के इलेक्शन हो, जो अपोजिशन में पार्टी होती है उसके लिए ये ऑब्जेक्शंस होते हैं उसके। तो क्यों ना आज अगर अपोजिशन और हुकूमत बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स ऐसी लेके आए कि जिससे ये एतराजात खत्म हो जाएं, क्योंकि ये एक देखा जाए तो एक बुनियादी वजह बन गई है सियासी अदम इस्तेहकाम का या अपोजिशन का हुकूमत को तस्लीम ना करने का एक जवाब जो बनाया जाता है। शफाफ इंतखाबात की जानिब मुज़ाकरात में अगर बात होती है तो वो भी आप समझते हैं कि बेसिक पॉइंट होगा। हमारे साथ रहिएगा, शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा, बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात के हवाले से क्या चल रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान से कितनी सीटें निकाल सकती है? इंटरनल इस वक्त पॉलिटिक्स वहां की क्या है? कुछ अंदरूनी कहानी हमसे शेयर कीजिएगा। जी देखें, बलूचिस्तान में सेनेट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा बीएपी जो उनकी इत्तेहादी जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो हुक्मरान इत्तेहाद को लीड कर रही है। और इस वक्त जो नंबर गेम हमारे सामने है उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के नंबर गेम के हिसाब से जो 12 सीटें बनती हैं उसमें तकरीबन 8-4 का रेशो अभी तक हमें नंबर गेम के हिसाब से लग रहा है कि 8 सीटें हुक्मरान इत्तेहाद लेने में कामयाब होगी और 4 सीटें अपोजिशन। ये एक्यूरेट जो नंबर गेम है उसके हिसाब से हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद में पीटीआई गो के मुतालबा 2 सीटों का कर रही है, लेकिन हमें ये इतलात मिल रही है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस मामले को नेगोशिएट कर रही है पीटीआई के साथ कि उन्हें 1 सीट बलूचिस्तान से दी जाए, दूसरी सीट का उनका मुतालबा ना माना जाए। उसकी वजह सबसे बड़ी है कि हुक्मरान इत्तेहाद में बीएपी को अवामी नेशनल पार्टी को भी 1 सीट देनी है। इसके अलावा बीएनपी अवामी जो उनकी इत्तेहादी जमात है यहाँ पर, वो भी 1 सीट मांग रही है। लेकिन बड़ी ट्रिकी पोजीशन होगी, अगर बीएपी यहाँ से एएनपी को 1 सीट देती है तो मरकज में वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होगी। यहाँ से अगर एएनपी एक सेनेटर जीत जाती है तो वो मरकज में अपोजिशन का हिस्सा होगी। और इस वक्त जो सेनेट का नंबर गेम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान जहां पे सबसे कम वोटों पे सेनेटर मुंतखब होना है, माजी में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं शरीक चेयरमैन, उन्होंने बलूचिस्तान में
पिछले दौर में भी एक इंडिपेंडेंट सेनेटर जितवाया था। इस बार वो कोई इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान से लड़वाते हैं नहीं लड़वाते, ये जब तक के नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं होते उस वक्त तक ये कहना काबिल वक्त है। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मौजूद हैं जो अपने नॉमिनेशन जमा कराएंगे। और दूसरी तरफ जमीयत उलमाए इस्लाम जो है वो भी इस मामले पर गौर कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को अगर वो सेनेट में लाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त वो गेम से आउट हैं, और अगर वो गेम में इन होना चाहते हैं तो सेनेट उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो उनका जो नंबर गेम बनता है उसमें जमीयत उलमा इस्लाम के हिस्से में 2 सीटें आती हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के इत्तेहाद के साथ में अख्तर मेंगल के। अब देखना यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम उस पर मौलाना फजलुर रहमान को बलूचिस्तान से कंटेस्ट करवाती है या नहीं, लेकिन ये ऑप्शन ज़ेरे गौर जरूर है। ठीक है शाहिद, आपने तज़किया दिया, आपका शुक्रिया। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो ओपन जो इस वक्त सेनेट इंतखाबात में बात की जा रही है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, एक वक्त में साइन किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, और अब उनको इस वक्त ओपन बैलेट से मसला क्या है उस हवाले से ही बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुश आमदीद। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल टीवी फैसल अजीज़ खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद जवाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, हम बात कर रहे थे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। आपको याद होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। उस वक्त ओपन बैलेटिंग के हवाले से दोनों जमातों के दरमियान इत्तफाक राय हुआ था। अब आपकी नज़र में क्या मसाइल हैं ऑपोजिशन को जो अब ओपन बैलेट पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, सियासत के अंदर सूरत हाल को देखकर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो आजकल की जो सूरत हाल है उसके हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ कर ली है। क्लियरिटी के साथ इमरान खान साहब की बात को सपोर्ट करना चाहिए। इमरान खान साहब ने मुल्क में एक जो हमेशा सेनेट के अंदर एक संडे बाजार लगता है, सबको मालूम होता है पैसे चल रहे हैं, सबको पता होता है पर टिकट इतने पैसे हो रहे हैं, पर वोट इतने पैसे हो रहे हैं, और ये एक बार नहीं कई बार होता रहा है और ये रोका नहीं जा सका। इस दफ़ा ऐसा लगता था कि इमरान खान चूंकि बहुत क्लियरिटी के साथ आए थे और कह रहे थे, जोर दे रहे थे, और जाहिर है जब वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा होता तो उसकी बात मानी जाती है, लेकिन अब अपोजिशन ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। अब पॉलिसी चेंज है, आज फिर वही सूरत हाल रहेगी है, और हो सकता है ऐसे ही रहे कि सबको मालूम होगा कि सेनेटर कौन बन रहे हैं। यहाँ पे दोबारा से वो बात हो रही है कि पर वोट कितने पैसे, और जब पैसों के ऊपर मामला चलेगा तो फिर सेनेट भी ऐसे ही बनेगा। तो ये वैसे फैसल साहब क्या फायर बैक भी कर सकते, क्योंकि आपको याद होगा नैब कावानीन के हवाले से भी कोशिश की गई थी, बाद में इन्हीं ऑपोजिशन जमातों में से एक जमात ने उन कवानीन में तब्दीली नहीं की, और इस वक्त यही लोग हैं जो कि नैब पे तनकीद करते हैं। तो अगर ओपन बैलेट के जरिए फर्ज करें इंतखाबात नहीं होते हैं तो कहीं ये चीज़ ऑपोजिशन पर कहीं बैकफायर तो नहीं हो जाएगी? अपोजिशन पे हो भी सकती है, लेकिन आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने अपने बहुत सारे मेंबर्स को पार्टी से निकाल दिया था इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने पैसे लेकर वोट दिए थे। तो ये मंजरनामा सिर्फ पीटीआई में रहेगा या और पार्टीज में भी जाएगा? क्योंकि इस वक्त का सिनेरियो ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेनेट के इंतखाबात हैं। इसमें अगर पीटीआई मजबूत हो जाती है सेनेट के अंदर तो फिर 18वीं तरमीम जैसे बहुत सारे कवानीन है जिसमें वफाक को एक्शन लेना है, जो समझते हैं कि 18वीं तरमीम की वजह से सूबों के पास वो अख्तियार चले गए हैं जिससे वफाक कमजोर हुआ है, डिलीवरी में मसला आता है और उस तरह की रिट जो है हुकूमत की नहीं रहती। तो इसलिए ये वाले सेनेट के इंतखाबात ज्यादा पहले भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ज्यादा तो इसमें जो आप बात कह रहे हैं वो पॉसिबिलिटीज हैं उसके अंदर, लेकिन बहरहाल पैसा चलेगा। ये बात का जवाब हम अहमद जवाद साहब से भी ले लेते हैं। अहमद साहब, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ है कि नहीं है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि इससे पहले क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की? तीसरा सवाल, इस वक्त सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कितनी सीट्स कर रही है अगर ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात नहीं होते हैं? देखें कमरान, बात यह है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख में वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसने सेनेट इलेक्शन के अंदर जब हॉर्स ट्रेडिंग हुई या जब खरीदारी हुई वोटों की या सीटों की, तो उसकी रिजल्ट में 20 एमपीए केपीके से उनकी पार्टी की मेंबरशिप को
कैंसिल कर दिया गया था। ये एक हमारी तारीख में एक ही दफा मिलता है, वरना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इंटरनली इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो पीपल्स सर वो तो वो हुआ था ना जो कि आपके जो अरकान थे उन्होंने मुखालिफत में वोट दिया था, जो आपने दीगर पार्टियों को अपने हक में वोट दिलवाए। क्या आप इस चीज का भी एतराफ करते हैं कि दीगर पार्टियों को के जो मेंबर्स थे उनको भी खरीदने की कोशिश की गई, या फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की अपने लिए? देखें, आपने ये बात की कि दूसरी पार्टियों का, मेरा ख्याल है कि जो काम पीटीआई ने किया अपने मेंबर्स के साथ, अगर पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लास्ट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, उसमें ये एक ऑब्जेक्शन थी पीपल्स पार्टी और नून लीग के हमारे मेंबर जो हैं वो गालबन खरीदे गए हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में ये इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो उन मेंबर्स को आइडेंटिफाई करते, इन्वेस्टिगेट करते और उनको उसी तरह से ट्रीट करते जिस तरीके से इमरान खान ने या पीटीआई ने अपने मेंबर्स को किया था। तो ये एक्शन तो उस वक्त स्टार्ट होता है कि जो मेंबर जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो एक जो दस्तूर है, एक तरीकाकार है, उसको फॉलो नहीं करता और अपने वोट की कीमत लगवाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन तो सिर्फ उसकी पार्टी ले सकती है ना। पीटीआई ने तो ये एक्शन लिया, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने क्यों नहीं ये एक्शन लिया? और आज हम ये कहते हैं कि आपको भी एतराज रहा है, हमें भी एतराज रहा है, तो क्यों ना हम अब इसको एक ओपन वोटिंग से कर लें ताकि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाए। सर लास्ट क्वेश्चन, अब जल्दी से, मुझे असल में टाइम की कमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सेनेट की सीटें एक्सपेक्ट कर रही है अगर इंतखाबात होते हैं ओपन बैलेटिंग के जरिए, और अगर नहीं होते तब कितनी एक्सपेक्टेशंस है आपकी? देखें, हमारी एक्सपेक्टेशन उसी कैलकुलेशन की बुनियाद पे है जितनी हमारी सीटें हैं, और मेरा ख्याल है कि हम तकरीबन 20+ सीट सेनेट में इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपके वक्त का। कुछ अब बात कर ले तो वैक्सीन के हवाले से भी पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ 5 लाख वैक्सीन चाइना की जानिब से जो तोहफ़तन दी गई थी वो हमारे पास पहुंच चुकी हैं। आज से वैक्सीन लगाने का जो अमल है, बल्कि गुज़श्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये अमल था शुरू कर दिया था। ये 5 लाख वैक्सीन हैं जो कि तोहफ़तन दी गई हैं, और दूसरी जो 1 करोड़ 70 लाख हमें ऑक्सफोर्ड से आनी है एस्ट्राजेनेका, वो भी हमें तोहफ़तन ही आएंगी। तो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से अब तक कितनी वैक्सीन ऑर्डर की गई हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कहा जाता है कि अभी तक पाकिस्तान ने ऑर्डर कुछ नहीं किया, ये हमें जो कुछ मिल रहा है ये हमें अतिया या फिर तोहफ़तन ही दिया जा रहा है। जो वैक्सीन लग रही है वो किस हद तक कारआमद है, मौसर किस हद तक है, और जो केसेस हैं उनमें इजाफा क्यों पाकिस्तान में नहीं हुआ, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मौजूद है हमारे में। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, ना हमने हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाई गई थी उन पर अमल किया, इज्तिमात की बात की जाए, ना सिर्फ जो हमारे हुकूमत की जानिब से तकरीबात थी उनका सिलसिला जारी रहा, अपोजिशन की जानिब से जलसे जुलूस भी होते रहे, शादी ब्याह की तकरीबात का सिलसिला भी जारी रहा। इसके बावजूद जो हमारे केसेस हैं और डेथ रेट जो रहा वो अल्हम्दुलिल्लाह कम रहा। क्या समझते हैं, जो रिपोर्ट है वो कम होता रहा है या फिर कुछ और वजह है? तो देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि हमारे डेथ रेट कम होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी पॉपुलेशन की उम्र कम है दूसरे ममालिक की बेनिस्बत। तो और हमको पता है कि कम उम्र के अंदर डेथ रेट थोड़ा सा कम होता है। और जहां तक रिपोर्टिंग केसेस का ताल्लुक है तो हो सकता है रिपोर्टिंग केसेस की थोड़ी सी कम हुई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वेव के अंदर अपना टेस्ट नहीं करा रहे। जैसे घर में किसी एक को हो गया तो बकिया लोगों ने नहीं कराया, तो ऑब्वियसली उनकी शरह हमारे रिपोर्टिंग में आती नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा हमें जो वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान को चाइना की जानिब से मिली है उस वैक्सीन के हवाले से बताइएगा। किस हद तक ये मौसर है वैक्सीन, इस पे किस हद तक रिसर्च हो चुकी है अब तक, और क्या जितनी रिसर्च हुई है अभी तक दुनिया में वैक्सीन पर वो काफ़ी है? देखिए, इस वैक्सीन की तहकीक पूरी तरह तो अभी नहीं हुई है, खासतौर पे उस एज में जो 60 से ज़्यादा है। इसी वजह से ड्रैप ने जो अप्रूवल दी है वो 60 से कम उम्र वाले लोगों के लिए अभी दी है, एंड यही हम हेल्थ केयर वर्कर्स को दे रहे हैं जिनकी एज 60 ज़्यादा है। उसके लिए हम लोग जो नेक्स्ट वैक्सीन आ रही है एस्ट्राजेनेका, प्रॉब्ली उसको तरजीह देंगे। मगर अभी तक जितनी तहकीक हुई है उसके मुताबिक इसके जो एफिकेसी है
वो तकरीबन 70 to 80% तक तो है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। फैसल अजीज खान साहब से भी पूछ लेते हैं कुछ इसका जो सियासी अमल दखल है उस हवाले से। फैसल साहब, मैंने इंट्रो में भी बात की कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से ऑर्डर कुछ नहीं किया गया, इसको क्या समझते हैं? पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं है, इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो पाकिस्तान में डेवलप हो गया। पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर बहुत पसमानदा था। कोविड की वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड कर लें और इसको फोकस मिल गया। तो सिंध में, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित-बल्तिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपनी हेल्थ टीम्स को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को इसको अपग्रेड कर लें और चीज़ों को बेहतर कर लें। उसमें हम कितना कामयाब हुए और ये वाला फेज़ कि हम उनको कितना बचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन यहाँ से होगी। और तीसरा ये कि हेल्थ के शोबे में सबसे ज्यादा करप्शन है एजुकेशन के बाद, कि जो सरकारी दवाएं होती हैं वो फरोख्त हो जाती है, पता नहीं चलता टेंडर का, इसका उसका। तो ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि फोकस गवर्नमेंट का आ गया, इंटरनेशनल बॉडीज का आ गया, तो ट्रांसपेरेंसी वाला साइकिल इसके अंदर आ जाए। डॉक्टर साहब भी मेरे ख्याल इससे अग्री करेंगे। सिंध के अंदर तो दवाएं खाली जाती है, पता नहीं चलता, सरकारी अस्पतालों के अंदर होती नहीं है, जानवर घूम रहे होते हैं। अभी रिसेंटली एक दादू के अस्पताल के अंदर भैंसे, घोड़े और कुत्ते जो है घूम रहे थे, वहां पे रिपोर्ट चली, उसके बाद हुकूमत ने एक्शन लिया। तो पॉइंट ये है कि मैं ये समझता हूं कि ये जो कैंपेन चल रही है, इसमें हम अपने हेल्थ के सिस्टम को अपग्रेड कर लें, करप्शन से दूर कर लें, ट्रांसपेरेंसी के साथ कर लें। और बात का मामला है कि ये जो अतियात हमें मिल रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं, इनको सही तरह प्लेस कर लें, ये मार्केट में फरोख्त ना हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट मामला जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो नहीं दे पा रही है, और जिन हुकूमतों ने पहले फैसले कर लिए उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं। सिंध हुकूमत ने फैसला किया 3 अरब रुपए का हम ये जो है वैक्सीन लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा मामला ये होता है ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी। ये मार्केट में तो फरोख्त नहीं हो रहे होंगे, ये वाकई लोगों को लगेंगे। ये मैकेनिज्म जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्ड करने की जरूरत है कि वाकई जो पैसा लग रहा है वो मुस्तहकीन तक पहुंचे, उनको लगे, इसमें करप्शन ना हो जाए। सबसे बड़ा खतरा हमारे पास इन चीजों का होता है, और अभी भी सबसे बड़ा खतरा यही है कि पैसा इधर उधर ना हो जाए। डॉक्टर साद ने भी हमें ज्वाइन किया है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। शुक्रिया आपका भी डॉक्टर साहब। एक तो मैं कोरोना वैक्सीन के हवाले से कितनी रिसर्च हो चुकी है इस हवाले से आपसे जानना चाहूंगा। ये तो वैक्सीन उन लोगों को लगती है जो कि सेहतमंद होते हैं, जो लोग इस वक्त बीमार हैं, क्या इस पर भी रिसर्च जारी है कि अगर कोई बंदा कोरोना में मुब्तला हो जाता है तो उसके लिए भी कोई दवाई बनाई जाए, कोई ऐसी मेडिसिन रिसर्च हो रही है? क्या इस तरफ भी कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं? तो जो लोग बीमार हो चुके हैं कोविड के साथ, उनके लिए तो बहुत सारी दवाइयां अभी हमारे पास हैं। इस पे तो काफी तहकीक हो चुकी है, जिसमें स्टीरॉइड्स भी शामिल है, दूसरी दवाइयां भी हैं, और नई दवाइयों को भी तहकीक जारी है, और उसके कुछ ट्रायल्स हम यहाँ पे भी इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं। तो बिल्कुल दोनों तरह से काम हो रहा है, दोनों प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बचाव, और ऑल्सो जिनको लग गया उनके इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा डॉक्टर फैसल साहब, अब जो क्या नाम है, मेडिसिन तो एक जानिब हो गई, आपने बात कर दी, रिसर्च जो है पाकिस्तान में भी क्या वैक्सीन के हवाले से हो रही है? क्या पाकिस्तान फॉर्मूला दे सकता है चाइना से और पाकिस्तान में ही ये वैक्सीन डेवलप कर ली जाए, ऐसा कुछ मुमकिन है? तो देखिए, वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत काम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये आम दवाएं की तरह नहीं है, और खासतौर पे कोविड का वैक्सीन जो है, ये कोई एक वैक्सीन नहीं है, हर वैक्सीन के अपने ही तरीके हैं इम्यूनिटी बनाने के। तो ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूला ले लें और फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। ये दूसरी दवाएं के बरक्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफी पेचीदा होती है, और इसको हम फौरन मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और बात, ये वैक्सीन जिनको लग जाती है, क्या उनको भी प्रिकॉशनरी मरीज लेने की जरूरत है कि वो भी मास्क पहने, पब्लिक में ना जाएं, इस तरह की चीजें क्या उनको भी लेने की जरूरत है, प्रिकॉशंस? या फिर एक बार जिसको वैक्सीन लग गई, ही इज गुड टू गो, वो जहां पे जाए जिस तरह मर्जी अपनी लाइफ गुजारे मास्क के बिना? क्या ऐसी चीज है? नहीं जी, तो एक दफा आप वैक्सीन लगा भी लें तो फिर एहतियात जारी रखनी है। याद रखिए, जब तक एक बहुत बड़ी प्रोपोर्शन पॉपुलेशन की वैक्सीन लग जाए, ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों को, तो ये वायरस जो है ये फैलता रहेगा। और दूसरी चीज के जिनको वैक्सीन लगी है उनके अंदर शदीद बीमारी होने के चांस कम होते हैं, मगर हो सकता है इनको हल्की फुल्की बीमारी या इवन विदाउट सिम्टम्स वाली बीमारी फिर भी लगे, तो उनको मास्क पहनने की जरूरत है। ठीक, फैसल साहब हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साद ने भी हमें ज्वाइन किया, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साद मुझे बताइएगा, जो इस वक्त लोग बीमार हैं उनको किस तरह की दवाइयां दी जा रही हैं और किस हद तक वो दवाइयां उन पर असर कर रही हैं? कोई अगर ज्यादा शदीद बीमार हो जाता है, कोविड में मुब्तला होता है और शदीद बीमार हो जाता है, उसको करना क्या चाहिए?
देखिए कामरान, जहां तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, जिस तरीके से अभी बताया है, रिमेन द सेम। डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिवियरिटी ऑफ डिजीज कहाँ पर है, उसी के हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट दी जाती है। कोशिश ये किया जाता है कि पेशेंट अगर अर्ली मैनेजमेंट की तरफ हो, पेशेंट को मजीद एक चीज कहलाती है इसके जिसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाता है पेशेंट। ये मॉडरेट से ज्यादा सीवियर और सीवियरिटी केसेस के अंदर हम देखते हैं। उस केसेस के अंदर हमको मजीद ऐसी दवाइयां देनी पड़ जाती हैं जिसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं और रेमडेसिविर हैं और बाकी दूसरी एंटीवायरल मेडिसिन हैं। लेकिन कोशिश ये किया जाता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि अर्ली मैनेजमेंट के केसेस होते हैं, जिनको हम बहुत आसानी से सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन वो पेशेंट जो कि जिनके अंदर ऑलरेडी डायबिटिक प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हम सस्पेक्ट करते हैं हाई रिस्क पेशेंट। ठीक है। और अब इस वक्त जो सिम्टम्स जिस तरह के आ रहे हैं लोगों में, क्या वो सेम ही हैं जो इससे पहले जब नया कोविड आया था उसमें जो सिम्टम्स हमें देखने में मिलते थे, कि अभी भी हमें सेम सिम्टम्स ही देखने में मिलते हैं मरीजों में, या चेंज हुए हैं सिम्टम्स भी? सिम्टम्स देखें, जो मेन सिम्टम्स हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमें शुरू दिन से पता है कि ये एक सार्स कोविड की लीनिएज का ये वायरस है जिसको हम कोविड-19 कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस कहलाता है। लेकिन हमने कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे हैं इन पेशेंट्स के अंदर जैसे जो कि ब्लड पे अफेक्ट कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, दिमागी इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक जो चीज जो नुमाया तौर पे नजर आ रही है वो ब्लड पे आ रही है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स पे आ रही है, जो कि आपकी आर्टरीज में और ब्लड पे अफेक्ट कर रही है। सो ये एक क्रिटिकल मामला है जो जिसके अंदर हम एक एम्बोलाई कहते हैं, जिसके अंदर अगर वो आपके खून के अंदर पैदा हो जाए या कोगुलेट कर जाए तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, आपने वक्त दिया। फैसल अजीज खान साहब, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कमेंट्स आपसे लेना चाहूँगा। हुकूमत को इस वक्त क्या करना चाहिए कि सूबों के दरमियान हम आहंगी रहे? ख़ास तौर पर ये सेहत का इतना बड़ा मसला है, ये मज़ीद गंभीर सूरत हाल इख्तियार ना करे। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, 18वीं तरमीम की बात ना की जाए, और जब सेहत पे इशू पे बात आए तो हुकूमत इस वक्त ऐसे कौन कौन से स्टेप लेके कम अज कम सेहत के मामले पर सूबों के दरमियान हम आहंगी कायम रहे? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कामरान, जो आपने पॉइंट उठाया है कि वफाकी गवर्नमेंट एक बड़ा रोल प्ले करे उसको जहन में रखते हुए कि 18वीं तरमीम है जिसकी वजह से वो बहुत पेचीदगी का सामना करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्हें सिंध हुकूमत की तरफ से ऐसी देखनी पड़ती हैं कि वफाक पीछे हो जाता है, पीछे रह जाता है और डिलीवर नहीं हो पाता। लेकिन बहरहाल ऐसे कोई मैकेनिज्म क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसके अंदर हम आंगी हो और रिजल्ट्स आम लोगों तक पहुंचे ट्रांसपेरेंसी के साथ, और हेल्थ का शोबा अपग्रेड हो जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए, फंड सही जगह पे लग जाए, लोगों तक डिलीवरी हो। वफाक का प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा है, वो हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड वो सिर्फ अपने ही सूबों में दे रहे हैं जहां उनकी हुकूमत है, या सिंध में भी देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। वो जो निगोसिएशंस होते हैं ना टेबल पर बैठकर, वो हमारे यहाँ कामयाब नहीं हो पा रहे वफाक के और ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत के। उस मैकेनिज्म को बनाने की ज़रूरत है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हेल्थ के शोबे को इन्हेंस करने की, मजबूत करने की, ट्रांसपेरेंसी लाने की, लोगों को डिलीवर करने की। जो भी पैसा हेल्थ का है बजट, उसको सही इस्तेमाल करने की। और आपको मालूम है कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बहुत सारे पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग सिंध, उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है, कोर्ट ने लटकाई हुई है कि हमारी यहाँ करप्शन की वजह से नैब-ज़दा ऑफिसर्स अपनी अपनी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, उनको घर जाना है। ये एक मौका है कि सबको सफाई भी करें, एक सिस्टम लेकर आएं कि वो डिलीवर हो। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ खान साहब, आपने नाज़रीन इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा कि बोल न्यूज़ के खिलाफ जो पैमरा है उसकी मुतासिबाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ वकला हैं, सहाफ़ी हैं, सिविल सोसाइटी है, वो चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। 48 रोज़ हो चुके हैं और हमारा ये एहतजाज जारी है। जो हुकूमती एक्शन है उसका हमें अभी तक इंतज़ार है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।